Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine. Today we are studying social study class 5th unit number 2. In this unit we will read about the world climate and I am going to read it now. Hold your pencil in your hands and underline the difficult words on your book. Okay, let's start. World climate. जैसा कि बेटा इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, वर्ल्ड क्लाइमेट मीन दुनिया की आबो हवा. वेदर इज़ द डे टू डे कंडीशन ऑफ द हीट एंड कोल्ड, ह्यूमिडिटी, क्लाउडीनेस, ड्राइनेस और रेन इन ड्राई प्लेसेस. वेदर किसी भी जगह की जो हालत होती है मौसम की, कि वहाँ पे गर्मी है, सर्दी है, नमी है, या वहाँ पे बादल हैं, या वहाँ पे खुश्की है, बारिश है, किसी भी जगह के बारे में जो उस दिन की जो हालत होती है उसको क्या कहते हैं? वेदर. क्लाइमेट इज़ द वेदर कंडीशन ऑन एन एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जबकि क्लाइमेट क्या होती है? क्लाइमेट होता है ऐसा मौसम जो कि काफ़ी देर तक आपको बताए कि इस जगह पे मौसम कैसा है. जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में गर्मियों का मौसम जो है वो अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है और फिर सितंबर तक रहता है. तो इसका मतलब है ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रहता है, उसको क्या कहेंगे? क्लाइमेट. इसी तरह उसके बाद फिर सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है, तो उसको भी हम क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान इसी तरह कहेंगे कि जो लॉन्ग पीरियड के लिए मौसम होता है उसको क्लाइमेट कहते हैं. और जो डे टू डे होता है, यानी कि आज अगर मौसम सनी है, दूसरे दिन अगर थोड़ा सा जैसे मौसम अच्छा हो गया है, या नमी है, या क्लाउडीनेस है, या ड्राइनेस है, तो उसको क्या कहेंगे? वेदर. वेदर इज़ अ डे टू डे कंडीशन ऑफ क्लाइमेट एंड क्लाइमेट इज़ द वेदर कंडीशन ऑफ एन एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ये काफ़ी ज़्यादा लंबे अरसे का जो मौसम होता है उसको हम क्लाइमेट कहते हैं. द क्लाइमेट इन डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ इज़ नॉट द सेम. और दुनिया के सारे हिस्सों में मुख्तलिफ़ जगहों पे जो क्लाइमेट है वो एक जैसी नहीं होती है. सेम मीन एक जैसी. अ प्लेस क्लोज टू द नॉर्थ पोल और द साउथ पोल इज़ वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर्स. और ऐसे इलाके जो कि नॉर्थ पोल की तरफ और साउथ पोल की तरफ होंगे वो सारा साल वहाँ पे क्या रहती है? बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है. नाउ स्टूडेंट लुक एट दिस पिक्चर. दिस पिक्चर शो वेयर द क्लाइमेट इज़ वेरी कोल्ड. देखिए यहाँ कितनी ज़्यादा बर्फ़ शो की गई है, एक कोल्ड क्लाइमेट को शो कर रहा है. एंड इनुइट कौन होते हैं? इनुइट वो लोग होते हैं जो इन नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे रहते हैं बहुत ज़्यादा सर्दी में, उनको कहते हैं इनुइट. नाउ द थर्ड डायग्राम शो ड्राई क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान. यहाँ पे क्या है? बारिश बहुत कम होती है और यहाँ की जो क्लाइमेट है वो बहुत ड्राई है. अ प्लेस क्लोज टू द इक्वेटर इज़ यूजली वेरी हॉट थ्रू आउट द ईयर. ऐसी जगह जो इक्वेटर के पास होते हैं, जो इलाके या जो कंट्रीज़, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे थ्रू आउट सारा साल यानी बहुत ज़्यादा मौसम कैसा रहता है? बहुत ज़्यादा गर्म रहता है. नाउ इफ़ेक्ट ऑफ क्लाइमेट. क्लाइमेट हैज़ अ ग्रेट इफ़ेक्ट ऑन पीपल एंड द वे दे लिव. आबो हवा का लोगों की ज़िंदगियों पे कि किस तरीके से वो रहते हैं उस पर बहुत ज़्यादा गहरा असर होता है. क्लाइमेट ऑल्सो इफ़ेक्ट ऑन द क्लोथ्स वी वियर. और क्लाइमेट क्या करती है कि हम जिस तरह के कपड़े पहनते हैं उन पर भी असरअंदाज होती है. द फूड वी ईट. और जो खाना हम खाते हैं या वो खुराक जो भी हम खाते हैं उस पर भी असरअंदाज होते हैं. एंड द वे वी स्पेंड आवर लेजर टाइम. और वो तरीके जिनके मुताबिक हम अपने फ़ारग वक्त को इस्तेमाल करते हैं. इन अ वार्म क्लाइमेट पीपल कैन टेक पार्ट इन आउटडोर एंड वाटर स्पोर्ट्स. और गर्म इलाकों में जहाँ पे गर्म आबो हवा होती है वहाँ पे लोग क्या करते हैं? जब वो फ़ारग वक्त में होते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो आउटडोर गेम्स खेलते हैं. और वाटर स्पोर्ट्स तो आपको पता ही है ना, कि ऐसी गेम्स जो पानी में खेली जाती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल स्विमिंग वगैरह. ठीक है. Now look at this picture. A boy dressed in warm clothes
उस बच्चे ने बहुत ज़्यादा मोटे कपड़े पहने हुए क्योंकि वो सर्दियों के मौसम को शो कर रहा है। और इसमें क्या है, आउटडोर एक्टिविटीज़ इन समर। इनमें क्या शो किया गया है कि मौसम गर्मा में लोग आउटडोर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, पानी वाली गेम्स खेलते हैं। और इसमें क्या शो किया गया, कोस्टल क्लाइमेट इन माइल्ड। कोस्टल क्लाइमेट्स कौन सी होती हैं, जहाँ पे पास उनके समंदर होता है, समंदर के पास जो भी क्लाइमेट होती है आबोहवा वो मोतदिल होती है। माइल्ड मीन मोतदिल, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। इन कोल्ड क्लाइमेट पीपल कैन टेक पार्ट इन आउटडोर स्पोर्ट्स बट दे मोस्टली प्रेफर टू स्टे इनडोर एंड एंजॉय इनडोर गेम्स। कोल्ड क्लाइमेट में जहाँ पे सर्दी होती है लोग क्या करते हैं, वो भी आउटडोर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं, ज़्यादा वो प्रेफर करते हैं कि वो इनडोर गेम्स खेलें ताकि सर्दी में बाहर जाके उनको सर्दी ना लग जाए, एंड एंजॉय इनडोर गेम्स। और वो घरों के अंदर ऐसी गेम्स खेलते हैं जिनसे उनको फिर सर्दी नहीं लगती। और इनडोर गेम्स आपको तो पता ही होगा कि कौन कौन सी होती हैं जो कि आप सर्दियों में खेलते हैं घरों के अंदर, ताकि बाहर जाके मौसम सर्द जो है वो आप पर असरअंदाज ना हो सके। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर देयर इज़ लॉट ऑफ रेनफॉल, ऐसे इलाके दुनिया के जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, एंड मैनी ट्रीज़, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त होते हैं। पीपल यूज़ वुड टू मेक देयर हाउसेस, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपने घरों को बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त होते हैं, तो इस वजह से उनको लकड़ी ईज़िली मिल जाती है, तो वो अपने घरों को लकड़ी से बनाते हैं। सम क्रॉप्स ग्रो वेल इन अ कोल्ड क्लाइमेट, कुछ जो फसलें होती हैं वो कोल्ड क्लाइमेट पे बहुत अच्छी तरह उगती हैं, वाइल अदर ग्रोज वेल इन वार्म क्लाइमेट, और कुछ जो होती हैं वो गर्म आबोहवा में ज़्यादा अच्छे तरीके से उगती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वीट ग्रोज वेल इन माइल्डर क्लाइमेट, जो गंदम होती है वो मोतदिल मौसम में या मोतदिल आबोहवा में बहुत अच्छे तरीके से उगती है। एंड राइस ग्रो वेल इन वार्म वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और जो चावल होते हैं वो कहाँ पे उगते हैं, वो ऐसी नमी वाली जगह पे और जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा हो, बारिश भी हो, क्योंकि चावलों की फसल को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो वो वहाँ पे ग्रो करती हैं। दीज टू ग्रेन्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड ऑफ पीपल, ये दोनों जो अनाज हैं ये लोगों की खुराक का अहम हिस्सा हैं। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में। द फूड हैबिट ऑफ पीपल डिपेंड ऑन क्रॉप्स दैट दे आर ग्रोन लोकली, और जो लोग जहाँ पे जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे जो फसलें उगें वही उनकी हैबिट्स बन जाती है कि वही, यानी उनके लिए वो ज़्यादा अनाज के तौर पे उसको यूज़ करते हैं। ये देखें यहाँ पे एक पिक्चर शो की जा रही है, राइस पैडी फील्ड्स। ये जब चावलों की फसल को उगाया जाता है तो उसकी ये कंडीशन होती है। और ये देखें यहाँ पे शो किया गया है वीट फील्ड, यानी कि गंदम के खेतों को ज़ाहिर किया गया है। नाउ द अदर पॉइंट इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर मीन दर्जा हरारत। दिस वर्ल्ड मैप शो द मेजर क्लाइमेटिक जोन ऑफ द वर्ल्ड। ये नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे, ये एक मैप दिया गया है। ये देखें यहाँ पे एक मैप दिया गया है, इसमें आपको टेम्परेचर का सारा बताया जाएगा कि इसमें क्या क्या शो करना है। ये देखें यहाँ पे इक्वेटर को शो किया गया है, इसके बाद है ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, आर्टिक सर्कल। ये नॉर्थ की तरफ जो होगा वो आर्टिक सर्कल होगा, और इसी तरह जो साउथ की तरफ होगा वो एंटार्क्टिक सर्कल होगा। और उसके बाद सेंटर में इक्वेटर। इक्वेटर इज़ एन इमेजरी लाइन। ये मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसी ख्याली लाइन है जो ज़मीन के पूरी ज़मीन को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये नॉर्दर्न सारा हेमिस्फीयर और ये सदर्न हेमिस्फीयर। और इसमें जो इक्वेटर के अपर पार्ट है ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इक्वेटर के नीचे जो जितना ये इलाका है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। और ये देखें यहाँ पे उन्होंने
ये नॉर्थ साइड को 90 डिग्री से शो किया है और इधर सदर्न को भी 90 डिग्री से शो किया गया। और यहाँ से ये देखें, ये जो एरिया है ये मैंने आपको बताया क्या है, आर्टिक सर्कल। ये कहाँ तक है, 66.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ। और इसी तरह ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ। और इक्वेटर किसको शो करेगा, 0 डिग्री को। उसके बाद नीचे आ जाए तो ये आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि 23.5 डिग्री साउथ की तरफ शो करता है। और फिर उसके बाद फिर 66.5 डिग्री ये साउथ को शो करता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके जी, नाउ कम टू रीडिंग। दिस वर्ल्ड मैप शो द मेजर क्लाइमेटिक जोन। ये दुनिया का जो नक्शा है ये क्या जाहिर करता है, दुनिया के मेजर जो आबो हवा के खित्ते हैं उनको जाहिर करता है। ऑन दिस मैप यू कैन सी द स्पेशल लाइंस ऑफ लैटीट्यूड। और इस पर आप मैप पर आप लाइंस ऑफ लैटीट्यूड को देख सकते हैं, नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, नॉर्थ और साउथ की तरफ। These are the Arctic Circle 66.5 degree north, the Tropic of Cancer 23.5 north, the Antarctic Circle 66.5 degree south, and the Tropic of Capricorn 23.5 degree south. These lines are helpful in marking the major climatic zone of the world. ये जो लाइनें हैं ये हेल्पफुल होती हैं ताकि हमें सारी दुनिया के जो आबो हवा के खित्ते हैं उनको बताने में हेल्पफुल होते हैं कि ये कौन कौन से इलाके हैं, इनमें ये आते हैं। द पोलर रीजन, द टेम्परेट रीजन्स एंड ट्रॉपिकल रीजन्स एंड द इक्वेटोरियल रीजन्स, ये सारे इलाके इनमें आते हैं। पोलर रीजन्स में आ जाएंगे नॉर्थ और साउथ के, टेम्परेट में उसके बाद ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आ जाएंगे। इसी तरह ये ट्रॉपिकल रीजन्स और इक्वेटोरियल रीजन्स वो होंगे जो इक्वेटर के बिल्कुल पास होंगे। वी यूज़ द वर्ड रीजन टू डिस्क्राइब एन एरिया। ये यहाँ जो हम लफ्ज़ रीजन यूज़ कर रहे हैं ये इसका मतलब होता है इलाका, यानी कि वो इलाके। ऑफ द वर्ल्ड और अ कंट्री, वहाँ पे यानी कि जो भी दुनिया के ममालिक होंगे वो उस एरिया में या उस रीजन में आएंगे। डैट हैज़ स्पेसिफिक फ़ीचर, जिनके ख़ास खसूसियात होती हैं। अनलाइक कंट्रीज़, geographic regions do not always have fixed boundaries. Unlike countries, geographic regions do not always have fixed boundaries. मुल्कों की तरह ये जो geographic इलाके होते हैं इनकी जो सरहदें होती हैं वो फिक्स नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल द रीजन्स लिस्टेड अबव गो अक्रॉस अ नंबर ऑफ़ कंट्रीज़। बाज़ इलाके जिनमें काफ़ी ज़्यादा ममालिक आते हैं, एंड इन सम केसेस, और बाज़ औक़ात वो किस में आ जाते हैं, कॉन्टिनेंट्स में भी आ जाते हैं। नाउ द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान लाइज जस्ट टू द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। पाकिस्तान जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ पे हैं। द कंट्री कवर अ लॉन्ग स्ट्रेच of land and the climate is one place is quite different from that of another. एक जो मुल्क होता है उसने काफ़ी बड़ा ज़मीन का हिस्से को घेरा होता है, इसलिए उस जगह पर जो क्लाइमेट होती है वो मुख्तलिफ होती है दूसरे हिस्से से। जैसे पाकिस्तान में हम लोग पंजाब में रहते हैं तो पंजाब में इस वक्त गर्मी है, लेकिन जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उनमें मौसम इस वक्त ठंडा है क्योंकि वो हमसे पंजाब से वो काफ़ी दूर है। इस तरह इसका क्या मतलब है कि मुल्क जो होते हैं उनका रकबा या उनके जो खुश्की का पूरा हिस्सा होता है वो काफ़ी बड़े एरिया पर फैला होता है, इसलिए उस मुल्क के एक हिस्से की क्लाइमेट जो है वो दूसरे हिस्से से मुख्तलिफ होती है। द हॉटेस्ट मंथ इज़ यूजली जून। सबसे जो गर्म तरीन महीना है जो कि आजकल चल रहा है वो जून का है। द एवरेज टेम्परेचर एंड द टोटल एनुअल रेनफॉल फॉर अ फ्यू सिटीज़ आर गिवन बिलो। और एवरेज जो टेम्परेचर है और टोटल जो रेनफॉल होती है कुछ शहरों में वो ये नीचे देखें, ये जो सारा ये नक्शा बना हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है, इसमें ये पाकिस्तान के सारे ये क्या हैं, सिटीज़ हैं, और इसमें यहाँ पे
एवरेज टेम्परेचर को शो किया गया है जनवरी के, और फिर जून के आफ्टर डैट यहाँ पे एनुअल रेनफॉल को शो किया गया है। ठीक है, अब ये रीडिंग मैं आपको यहाँ से करती हूँ ना, तो फिर आपको ये टेबल सारी समझ आ जाएगी। द फिगर गिवन इन द टेबल्स आर एवरेज टेम्परेचर। जो नंबर इसमें बताए गए हैं सारे इस टेबल में, उसमें हमें एवरेज टेम्परेचर बताया गया है। सम प्लेसेस हैव वेरी सीवियर विंटर एंड टेम्परेचर कैन ड्रॉप वेरी लो। इसमें कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा ठंड का दिखाया गया है, और उसमें क्या होता है, दर्जा हरारत जो है वो बहुत कम हो जाता है। जब कम हो जाता है तो ये देखेंगे आपको यहाँ पे कोयटा के साथ माइनस का नज़र आ रहा है। इसका मतलब है इसका टेम्परेचर इस वक्त सबसे कम है इस सारी लिस्ट में। फॉर एग्ज़ाम्पल, द टेम्परेचर इन कोयटा हैज़ बीन एज लो एज -16 डिग्री सेंटीग्रेड इन विंटर्स। टेम्परेचर इन द समर कैन ऑल्सो बी वेल अबव द एवरेज। टेम्परेचर जो होता है गर्मियों का, वो भी ये जो टेबल में दिखाया गया है ये एवरेज शो कर रहा है। जैकबाबाद वंस रिकॉर्डेड अ टेम्परेचर ऑफ 53 डिग्री सेंटीग्रेड। एक दफ़ा क्या हुआ था कि जैकबाबाद, ये जो पाकिस्तान का एक सिटी है, वहाँ पे टेम्परेचर कितना शो हुआ था, 53 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि बहुत ज़्यादा वहाँ उस दिन गर्मी हुई होगी। एंड मैनी वेदर स्टेशंस हैव रिकॉर्डेड टेम्परेचर अबव 49 डिग्री सेंटीग्रेड। और काफ़ी जो वेदर स्टेशन थे उन्होंने कितना टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया था, 49 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे ये देखें जनवरी का ये सारा ये बताया गया है मुख्तलिफ़ शहरों का। फिर जून का बताया गया है। जनवरी में सर्दी होती है तो ज़ाहिर है टेम्परेचर कम होगा, जून में ज़्यादा होता है तो ये देखें टेम्परेचर ज़्यादा शो हो रहा है। और साथ ही उन्होंने एनुअल रेनफॉल को भी शो किया है कि किस जगह पर कितनी साल में बारिश होती है। Now come to page number 10. To get a good picture of climate of a place, we also have to study the amount of rainfall. अगर हमें किसी जगह की आबो हवा की अच्छी तस्वीर शो करनी है या उसको अच्छी तस्वीर वहाँ की पेश करनी है, तो हमें we also have to study the amount of rainfall. तो वहाँ पे हमें बारिश की मिक़दार का भी पता होना चाहिए, द डायरेक्शन एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द विंड, हवा की सिमत का और उसकी रफ्तार का भी पता होना चाहिए, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ह्यूमिडिटी इन द एयर, और ये भी पता होना चाहिए कि हवा में नमी की मिक़दार कितनी है, एंड द अदर फैक्टर्स, और दूसरे अवामल का भी। द क्लाइमेट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी थिंग्स। आबो हवा जो होती है उस पर बहुत सी चीज़ों का असरअंदाज होती हैं। हिल्स एंड और माउंटेन्स कैन स्टॉप रेन फ्रॉम फॉलिंग इन सम प्लेसेस। पहाड़, जो छोटी पहाड़ियाँ और जो पहाड़ होते हैं वो बारिश को रोक देते हैं कि कुछ इलाकों में बारिश ना हो सके। स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन ब्रिंग रेन क्लाउड्स टू सम एरियाज़। लेकिन जो तेज़ हवाएं होती हैं वो बारिश वाले जो बादल होते हैं उनको कुछ इलाकों में ले आती हैं। हाई अप इन द माउंटेन, पहाड़ों के ऊपर, इट इज़ वेरी कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। सो इवन अ प्लेस क्लोज टू द इक्वेटर कैन बी कोल्ड। यहाँ तक कि एक जगह जो इक्वेटर के पास है कैन बी कोल्ड, वहाँ भी ठंड हो सकती है। इफ़ इट इज़ इन द माउंटेन, अगर वो इलाका जो है वो पहाड़ी है तो वहाँ भी ठंड हो सकती है। क्लाइमेट चेंज, आबोहवा की तब्दीली। क्लाइमेट चेंज इज़ अ चेंज इन द क्लाइमेट पैटर्न of a region or on a global scale. From the mid to the late 20th century onward, the increased level of carbon dioxide in the atmosphere have caused in rise in the level of carbon dioxide in the atmosphere have caused in rise in the temperature on the earth. मौसम की जो तब्दीली है उससे ज़मीन के इलाके पर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई है। और 20वीं सदी के दौरान से, उसके बाद से क्या हुआ है कि आबो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मिक़दार होने की वजह से दुनिया में या ज़मीन पे क्या हुआ है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया है। राइस मीन बढ़ जाना।
द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इज़ बिकमिंग एविडेंट अराउंड द वर्ल्ड। और इस तरीके से जो मौसम का आबो हवा का जो असर है वो दुनिया के ऊपर जो हुआ है वो बिल्कुल बड़ा वाजिया है। यानी कि अब बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, पहले इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी, जिसकी रीज़न्स काफ़ी ज़्यादा हैं। द यूज़ ऑफ फॉसल फ्यूल हैज़ बीन द मेन कंट्रीब्यूटर टू क्लाइमेट चेंज। और इस आबो हवा की तब्दीली जो हुई है उसमें मेन जो है वो कौन से हैं चीज़ें, फॉसिल फ्यूल हैं। ये है मादनी ईंधन होते हैं जो जिनको हम ज़मीन से खोद कर ईंधन जो निकालते हैं, जैसे कोयला भी है इसमें वो भी आ जाता है, पेट्रोल भी आ जाता है, मिट्टी का तेल भी आ जाता है, गैस भी आ जाती। ये सारी चीज़ों के इस्तेमाल से क्या हुआ है, क्लाइमेट काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई है और इसमें उनका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है फॉसिल फ्यूल का। एग्रीकल्चर एंड डिफॉरेस्टेशन, एग्रीकल्चर मीन ज़राअत और जंगलों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन मीन जंगलों की कटाई की वजह से, एंड द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, सीमेंट के बनाने की वजह से, केमिकल्स एंड मेटल्स आर द कंट्रीब्यूटर टू इंक्रीज़ द ग्रीन हाउस गैसेस। और इसमें सीमेंट का बनना, केमिकल्स और धातें जो हैं वो भी यानी कि वो भी इसमें मददगार शामिल हो रही हैं। इस मौसम की जो चेंजेस, जो मौसम में ज़्यादा तब्दीली हुई है, क्लाइमेटिक जो चेंज आई है, मौसम में गर्मी की शिद्दत बढ़ गई है, उसमें इन सारी चीज़ों का बहुत अमल दखल है। और इस वजह से इंक्रीज़ इन ग्रीन हाउस गैसेस, वो ग्रीन हाउस गैसेस में इजाफे का ये चीज़ें सारी बाइस बनी हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ रीडिंग। In second part we will read about the greenhouse effect। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो मैंने आपको 3 पेजेस पढ़ाए हैं, तकरीबन 4 पेजेस हो गए हैं, इन सब के आपने वर्ड्स मीनिंग सारे याद करने हैं और हर लाइन को आपने अच्छे तरीके से देखना है और उसको पढ़ना है ताकि आपको उसके मीनिंग प्रॉपर तरीके से आए। कहीं से भी MCQs कोई बन के आ जाए रीडिंग में से, आपने उसको अच्छे तरीके से करना है मेरा बेटा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।